नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली सरकार को केंद्र से 21 जून से वैक्सीन की नई खेप अब मिलनी शुरू होगी। दिल्ली में फिलहाल वैक्सीन की कमी के कारण युवाओं के वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि वैक्सीन की नई खेप मिलते ही सभी आयु वर्ग के लोगों का व्यापक वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। ये सेंटर दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान के तहत बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस मुहिम में हमने घर में वैक्सीनेशन सेंटर तक आने जाने के लिए ई रिक्शा का भी इंतजाम कर दिया है। जिस तरह मतदान से पहले बीएलओ घर घर जाकर पर्ची देते थे, उसी तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट की पर्ची दी जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर राजीव तिवारी संवाददाता लाइव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, अब दिल्ली सरकार को खेप मिलने वाली है वैक्सीन की, किस तरह की सहूलियत अब उन्हें होने वाली है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद चल रहे हैं और वैक्सीन की दिक्कत है। को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें बड़ी हुई थी, क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं थी और बार बार यही कहा जा रहा था भाजपा की तरफ से भी कि दिल्ली सरकार को जो वैक्सीन दी गई है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट हाथों में गई है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लग रहे थे, दिल्ली सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। मगर जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि 21 जून से योग दिवस के अंदर वैक्सीन जो है वो दिल्ली के तमाम नागरिकों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए फ्री वैक्सीन दी जाएगी। मगर जैसे ही दिल्ली सरकार को इसकी जानकारी मिली और फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि घर घर जाकर जिस तरीके से वोटिंग मांगी जाती है, जिस तरीके से कैंपनिंग की जाती है, उसी तरीके से अब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा घर घर जाकर, यानी कि जहाँ वोट मिलते हैं उसी आधार पर कहीं ना कहीं वैक्सीन दी जाएगी। मगर इस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द से जल्द टीकाकरण की जो शुरुआत है वो हो सकती है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, यानी 18 साल से ऊपर। राजीव, जो उन्होंने ये अब अभियान शुरू किया है जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन का, इसको जनता किस तरह से ले रही है? क्योंकि देखिए, काफी अच्छी ये मुहिम है, लगातार केजरीवाल ऐसी मुहिम लेकर आते हैं, तो अब इस पर जनता का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल तारीफ, जिस तरीके से बात करें जहां वोट वहीं वैक्सीन का मतलब यही है कि जहां जगह पे जाकर कैंपेनिंग की जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके लिए भी सहूलत होगी और उनके घर तक उनकी पर्ची बनाई जाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको वहीं से ही वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। मगर जिस तरीके से आप जनता की बात करें तो जनता के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं होंगी, क्योंकि जो लोग घर से सेंटर तक नहीं जा पा रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उनके घर तक आएगी और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि वैक्सीन उन तक मिले। मगर जनता अभी तक खुश नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार की योजनाएं जो है वो कारगर होंगी। मगर जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर दे रही है और कहीं ना कहीं मुनाफा कमा रही है। और इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं पलटवार किया गया था और उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिली और कहीं ना कहीं इसके अंदर ये भी देखने को मिला प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बिल्कुल वैक्सीन गई है और कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है वो दोगुने से तीसरे दामों में बेची गई है। जी राजीव, वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, वैक्सीन का जिक्र किया आपने, ये वैक्सीन अब फिलहाल की स्थिति में है? क्योंकि हमने देखा कि केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कुछ समय की वैक्सीन थी। फिलहाल वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सारी जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन को बिल्कुल प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और जब तक जो दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन खत्म हो चुकी थी वो भी कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की तरफ से 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए दोनों के लिए वैक्सीन मिलेगी और लगातार कहीं ना कहीं इसकी परिवार जो प्रक्रिया होगी वो 21 जून से शुरू की जाएगी। मगर देखना होगा केंद्र सरकार इसके अपने हाथों में लेकर चलती है या फिर दिल्ली सरकार के हाथों में दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूर कहा गया है कि दिल्ली सरकार के लिए कि जो तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर होंगे या प्राइवेट अस्पताल होंगे उनके अंदर भी मॉनिटराइज जो है वो दिल्ली सरकार ही करेगी। तो देखना होगा दिल्ली सरकार कितने बड़े कदम उठाती है और जनता की जो अभी तक वेट कर रही थी यानी वैक्सीन का, वो उन तक किस तरीके से उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन राजीव, देखिए, 21 जून से ये खेप मिलेगी दिल्ली सरकार को, लेकिन उसके बीच में फिलहाल 10 से 11 दिन का समय बाकी है। इस बीच अगर वैक्सीनेशन खत्म होती है तो फिलहाल क्या स्थिति होगी दिल्ली की? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें 21 जून से जिसकी शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की तो वो कहीं ना कहीं होगा। मगर अभी तो 10-11 दिन का समय बचा हुआ है, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है जिसके वो वैक्सीन के लिए कहीं ना कहीं इंतजाम कर सके। मगर जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की बात करें वहां पर वैक्सीनेशन बिल्कुल सुचारू रूप से जारी है और लगातार कहीं ना कहीं जनता को मिल
कहीं ना कहीं जो फीस वसूली जा रही है वो कहीं ना कहीं जनता को जरूर कर रही है, क्योंकि जनता चाहती थी कि उनको फ्री वैक्सीन मिले, मगर कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास अभी तक वैक्सीन की पूरी सुविधाएं नहीं है। मगर देखना होगा जब 21 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती है, या फिर आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा और जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी। मगर अभी तक स्पष्ट किया जा रहा है कि 21 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दोनों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण स्टार्ट किया जाएगा। 21 जून को ये खेप मिलने वाली है राजीव, कितनी ये खेप होगी, कितनी वैक्सीन इसमें होगी, कितनी डोज होंगी, और क्या कुछ जानकारी है कि ये वैक्सीन आखिर कौन सी होगी, क्योंकि 3 वैक्सीन हमें फिलहाल हमारे देश में मिल रही है। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन की बिल्कुल लगभग 1.5 से 2 लाख डोज मिलेंगे और कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जाएगी कि पहली डोज जो है जो 18 साल के लोगों के नहीं लगी है उनको भी प्राप्त हो, और कहीं ना कहीं जो 45 साल के जो दूसरी डोज जिसको नहीं मिली है उनके लिए भी लगातार प्रक्रिया से की जाएगी। मगर देखना होगा रूस की वैक्सीन भी जो दिल्ली के अंदर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, मगर लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो दुविधा थी वो अभी 10-11 दिन के बाद ही दूर हो पाएगी। जी, वैक्सीन दूर हो पाएगी, जिस तरह से आपने कहा कि जल्दी ही लोगों की चिंता दूर हो पाएगी। लेकिन देखिए, हम लगातार देखते आ रहे हैं कि राजनीति किस तरह से चल रही है। पहले भी केंद्र सरकार ने काफी मात्रा में दी है खेप दिल्ली सरकार को, उसके बाद भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो ये खेप मिलने वाली है, क्या लगता है कि वैक्सीनेशन इससे पूरा हो पाएगा जिस तरह के दावे केजरीवाल करते हैं? देखिए बिल्कुल सारी ये बात करें इतनी डोज की, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिसकी जो शुरुआत 21 जून से की जाएगी वो कहीं ना कहीं कम जरूर पड़ेगी, मगर दूसरी खेप भी आएगी। मगर लगातार केंद्र सरकार बिल्कुल अपने हाथों में लेगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल केंद्र सरकार को इसे अपने हाथों में लेना भी चाहिए। राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मुंबई की करेंगे। दक्षिण पश्चिमी मानसून मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है। मनपा प्रशासन के दावों की विपरीत मानसून की पहली बारिश से ही मुंबई के अनेक इलाकों में पानी भर गया है। रेल पटरियों पर भी पानी भरने से मध्य और हार्बर लाइन की लोकल सेवा ठप हो गई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिससे वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोंकण के तटीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसको लेकर सरकार ने मुंबई सहित कोंकण में रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बुधवार को कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। मुंबई शहर और उपनगरों के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिले में बारिश का दौर जारी है। मानसून की पहली बारिश ने मुंबई मनपा के दावों की पोल खोल दी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम ये स्थिति है। लगातार पूरी मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। स्थिति भी हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन इसके लिए भी अब आगे भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की ये पहली बारिश थी जिसने फिलहाल मुंबई की स्थिति को बेहाल कर दिया है। तो मुंबई में रफ्तार पर एक बार फिर से रोक लग गई है, एक बार फिर से ब्रेक लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में यहां सड़कों पर पानी जमा हो गया है। ये कोई पहली बार की तस्वीर नहीं है। जब भी मुंबई में मानसून या हल्की भी बारिश होती है तो इस तरह की स्थिति हम देखते हैं। हालांकि बीएमसी तमाम बार लाख दावे करती है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
चलिए, हमारे साथ मुरारी सिंह मुंबई से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जिस तरह से देखिए बारिश लगातार मानसून की हो रही है और ये कोई पहली तस्वीर हम नहीं देख रहे हैं, हर बार यही हाल होता है मुंबई का। देखिए, जब भी मुंबई में बरसात होती है बीएमसी की पोल खुल जाती है। भले ही बीएमसी करोड़ों खरबों का बजट निकालती हो, लेकिन पहली बरसात में जल जमाव और जनमानस की परेशानी ये साफ करता है कि मनपा की जो लापरवाही होती है उसका खामियाजा बरसात में भुगतना पड़ता है। मुस्कान, आपको बताएं कि एक राज्य के बराबर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है। करोड़ों खरबों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं और बरसात से पहले सब काम शुरू कर दिए जाते हैं। अगर अधिकारी सहित मनपा कर्मचारियों की माने तो अपनी कमर वो कस लेते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात गिरती है उनकी कमर ढीली पड़ जाती है और जगह जगह त्राहिमाम बन जाता है। मुरारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपसे जानकारी लेते रहूंगी इस मुद्दे पर। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख संवाददाता का कर लेते हैं। मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं संवाददाता। मुरारी, मुंबई की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? मानसून की जो बारिश हुई है उसने तमाम स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। बीएमसी लाख दावे करती है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हर साल हमें यही तस्वीर देखने को मिलती है। जी मुस्कान, और इस साल भी यही तस्वीर देखने के लिए मिल रही, चाहे वो हिंद माता हो, किंग सर्कल हो, दादर हो, कुलाबा हो या फिर स्लम के इलाके हो, जहां तहां पानी भरी हुई है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल जिस तरीके से कल स्टेटमेंट दिए, उनका कहना था कि मानसून समय से पहले दस्तक दिया था, हम तैयारी किए हुए थे, जगह जगह मेट्रो के काम चल रहे हैं और इस वजह से जल जमाव हुआ है, लेकिन एक महीने के अंदर मतलब कि 30 जून तक जो है ये पूरे गटर के डैमेज के काम कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो बयानबाजी होती है हर साल मुस्कान सुनने के लिए मिलती है जब बरसात होती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या
जो बेगर सरकार की चलते जो है आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल मुरारी, और इस तरह के बयान देखिए, इस तरह के बयान देने लायक होते भी नहीं है। जब हर बार की हमें पता है कि जून में मॉनसून आना ही आना है, तो फिर हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, चाहे वो पहले आए चाहे देरी से आए, हमारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए थी जब सभी को पता है कि जून में मॉनसून आएगा। और यही बात कही जाती है, जब कोई घटना होती है या जब कोई इस तरीके की चीजें देखने से मिलती है तो इस तरीके की बयानबाजी आती है। लेकिन इन राजनेताओं सहित मनपा कर्मियों को नहीं समझता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, आज ये बरसात उनके घरों में करके उनके जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। और ऐसे में सिर्फ पहली बरसात है, अभी तो पूरी बरसात बाकी है। मौसम विभाग की माने तो 12 जून तक रुक कर तेज हवाओं के साथ बरसात होगी। अगर अभी की बात करें मुरारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आपसे जानकारी मैं लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख संवाददाता का कर लेते हैं। मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, जिस तरह से आपने बताया जो बयानबाजी लगातार की जा रही है, मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही थी कि जब हमें पता है कि मॉनसून आने वाला है तो आखिर हम पहले ही क्यों तैयारियां नहीं कर लेते? बीएमसी हर बार उनका इसी तरह का कोई बहाना होता है और ये वाकई ये बयानबाजी मात्र बहाना है क्योंकि सभी को पता होता है कि स्थिति क्या होने वाली है। ये तो आपका बयान था, पहले की स्थिति भी हमने देखी किस तरह से मुंबई हर बार पानी पानी हो जाती है। देखिए, बयानबाजी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बयानबाजी के बाद अगली बरसात की तैयारियां होती है। इस बार भी मुंबई के दादर हिंद माता खुरामा वहां पर महज 2 से 3 घंटे में ही जीवन अस्त व्यस्त हो चुके थे। लोगों के घरों में पानी भर रहे थे। अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में घरों में पानी भरा, यातायात कई घंटों तक जाम रहा। और उससे भी बड़ी बात कि कई लोग अपने घरों में अपने आसियानों में सोए रहे और उनके घरों में पानी भर गया। तो जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। मुरारी, लापरवाही तो हमने देखी, लेकिन आखिर क्या कारण है जो हर बार ये स्थिति बनती है? बीएमसी क्या सिर्फ बारिश के आने का इंतजार करती है, उसके बाद बयान दे देती है, लेकिन उससे पहले कोई भी कार्रवाई नहीं होती है ऐसी चीजों पर? देखिए मुस्कान, अगर इसका सबसे बड़ा कारण माने तो बृहन मुंबई महानगर पालिका ये जिसने गटर की सफाई होती है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देती है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किस तरीके से काम होता है ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करवाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, अगर बीएमसी खुद इस पर कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचती है तो जरूर शायद स्थिति को सुधारा जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करानी है तुसी, थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी में हाल ही में जो घमासान मचा था उसको लेकर बनाई गई खड़गे कमेटी सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ये रिपोर्ट इसी हफ्ते में कभी भी सौंपी जा सकती है। चर्चा ये भी है कि पंजाब सरकार में बड़ा फेरबदल भी होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर के मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के रूप में नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना बनी हुई है और हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट करना है। हाईकमान के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर उन्हें कहां एडजस्ट किया जाए, या तो सरकार में या फिर पार्टी में। और चर्चा ये भी है कि वो प्रधान बनने की इच्छा भी रखते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको मंत्रिमंडल में रखना चाहते हैं। सुना है कि सिद्धू के साथ किसी दलित विधायक को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी जगतार भुल्लर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, देखिए जिस तरह से आपसी कलह देखने को मिली है कांग्रेस में, उसके बाद कमेटी बनाई गई और अब कमेटी कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है। जानकारी के मुताबिक सूत्रों के अनुसार क्या कुछ कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट में क्या हो सकता है? बिल्कुल से तौर पे माना जा रहा है कि वैसे तो जो कमेटी है, खड़गे कमेटी, वो पहली रिपोर्ट सौंप सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के जब तक प्रसाद भाजपा में शामिल हो, उसके बाद पंजाब के जो एक्शन लेना था वो भी रुक गया है। लेकिन माना जा रहा है कि खड़गे ने कल दिल्ली में कुछ मीडिया वालों से बात भी की थी कि इस हफ्ते के बीच हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, क्योंकि कैप्टन समेत पंजाब के 80 विधायकों के अलावा उन्होंने लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो हार गए थे, उनके साथ मुलाकात की है और फीडबैक ली है। लेकिन जो फार्मूला बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भी जो उनका पुनर्गठन होगा, प्रदेश अध्यक्ष में कौन होगा नया चेहरा, ये भी माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ की जगह किसी और को जिम्मेवारी दी जा सकती है। और साथ साथ सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार में ये भी माना जा रहा है कि करीब 2.5 साल से नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट से बाहर बैठे हुए, उनको फिर से शामिल किया जा सकता है, उनको डिप्टी सीएम का ओहदा दिया जा सकता है। लेकिन साथ के साथ क्योंकि पंजाब में दलित वोट बैंक को अपनी तरफ बटोरने के लिए सभी पार्टियां दांवपेच खेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसी दलित को सीएम बनाया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल ये बोल रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में रिशफलिंग करेगी, फेरबदल करेगी, तो निश्चित तौर पर अगर नवजोत सिंह सिद्धू मान गए कि वो डिप्टी सीएम बनने को लिए तैयार है, तो उसके साथ किसी दलित को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन जगतार जी, देखिए सिद्धू जो है वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर आए हैं। वो साफ जाहिर बोलते भी हैं कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनने में काफी दिलचस्पी है। अगर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है तो किस तरह की मुसीबतें, किस तरह की चुनौतियां हाईकमान के सामने आ सकती है, क्योंकि खुद कैप्टन उन्हें नहीं बनना चाहते, वो मंत्रिमंडल में उन्हें रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को पता है कि अगर सिर्फ पंजाब की जो अगला 2022 का चुनाव होना, मैच 4 महीने बाकी, वो तो 4 महीने में वो डिप्टी सीएम बन के क्या कर लेंगे? 4 महीने में तो उनको जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा उसमें क्या वो नया कुछ कर सकते। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि वो डिप्टी सीएम बने, वो अपने साथ डिप्टी सीएम वाली
वाली कोई पट्टी नहीं लगाना चाहते। ठीक है जगतार जी, करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात अब मानसून की कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हो गया है, लेकिन इस मानसून की पहली बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर बदल दी है। मुंबई में आसमानी बारिश इस तरह से आफत बनकर बरसी है कि लोग लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। सड़कों पर पानी पानी भरा है और लगातार लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं। मनपा प्रशासन के दावों के विपरीत मानसून की पहली बारिश में मुंबई के अनेक इलाकों में पानी भर गया है।
रेल पटरियों पर पानी भरने से मध्य और हार्बर लाइन की लोकल सेवा ठप हो गई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भी भर गया है, जिससे वाहन घंटों जाम में फंसे रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोंकण के तटीय क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसको लेकर सरकार ने मुंबई सहित कोंकण में रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। बात बुधवार की करें तो बुधवार को कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दी है। मुंबई शहर और उपनगरों के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़ जिले में बारिश का दौर जारी है। मानसून की पहली बारिश ने मुंबई मनपा के तमाम दावों की वो पोल खोल दी है, जिस पर लगातार वो कहते थे कि हमने सभी स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन एक बार फिर से हर बार की तरह मुंबई डूब गई है। मुंबई एक बार फिर से तस्वीर मुंबई की बदलती नजर आ रही है। मुंबई घरों के लिए बुधवार का दिन भी काफी परेशान करने वाला था। जहां दिन भर मूसलाधार बारिश के चलते मुंबईकर परेशान रहे, तो वहीं देर रात करीब 11 बजे मालवनी इलाके का एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई, जिसकी तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में 4 मंजिला इमारत बुधवार रात 11:10 पर ढही। इमारत ढहने से 11 लोगों के फिलहाल अभी तक के लिए 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर दिन भर मूसलाधार बारिश के चलते मुंबईकर परेशान रहे हैं। तो वहीं देर रात करीब 11 बजे मालवानी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढह गई है, जिसकी वजह से अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं 7 अन्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें BGBA नगर जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त इमारत ढही, उस वक्त कुछ बच्चे समेत कई लोग इमारत के अंदर मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंच गई थी। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचा लिया गया है। फंसे हुए लोगों के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उस वक्त इस इमारत में करीब 20 से अधिक लोग मौजूद थे, जिसमें कई बच्चे भी थे। घटना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है और नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। लेकिन बृहन नगर मुंबई ने कहा है कि आसपास की 3 इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं और उन्हें भी खाली करा दिया गया है। चलिए, हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। मुरारी, क्या कुछ फिलहाल मुंबई की स्थिति है? देखिए, हमने तमाम बार देखा है इस तरह के हालात होते नजर आते हैं और अब तो देखिए इतने बड़ी घटना भी होने लगी है बारिश की वजह से।
है, क्योंकि हर बरसात में इस तरीके की शुरुआत होती है और इसका अंजाम जो होता है वो सैकड़ों लोगों के जान से खत्म होता है। मुंबई के मलाड इलाका जो है, मलाड विधानसभा का मालवनी का ये इलाका है। 7 नंबर गेट बस डिपो के पास की घटना है रात 11 बजे, जहां लोग खा पी करके अपने घर में सो रहे थे। उस वक्त मकान का ऊपर का जो हिस्सा था वो अचानक भरभरा कर जमींदोज हो गया, जिसमें सो रहे 11 से 12 लोग मौत की गाल में समा गए, जबकि 12 से 15 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। मुरारी, फिलहाल सड़कों की क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, पानी जिस तरह से भरा है, पहली ही बारिश ने इतनी हालात बद से बदतर कर दिए हैं। फिलहाल सड़कों की क्या स्थिति है? अगर सड़कों की बात करें तो चाहे वो मलबार हिल की बात हो या फिर दादर की हिंद माता की, कोलाबा की, तो यहाँ पर अभी भी जो सड़कें हैं वो नदी में तब्दील हुई है। लगभग 12 घंटे से लगातार जो बरसात हुई है उसका पानी अभी भी यहाँ पर जमा हुआ है और यही वजह है कि यातायात प्रभावित हो रहा है। मुंबई की धड़कन लोकल ट्रेन की बात करें तो बरसात में वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। माटुंगा, माहिम, दादर और किंग सर्कल के यहाँ पर कई घंटे तक लोकल ट्रेनें रुकी रही। तो बरसात जो आफत बनकर आई थी उससे बीएमसी पूरी तरह से नाकाम रही और इसी का खामियाजा कह सकते हैं कि आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, जिसके ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं और पहली तस्वीर सामने नहीं आई है। हर बार हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि बीएमसी कर क्या रही है? देखिए, बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी कर रही हो, अपना काम कर रहे हो, समय पर सारी तैयारियां किए हुए हैं। मामले की जांच होगी, आखिर किस तरीके से हुआ है। सवाल ये उठता है कि जांच होगा, उसके जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, लेकिन हर साल इस तरीके का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका पहले ही कोई ऐसी तैयारी क्यों नहीं करती है, कोई गटर से लेकर के, चेंबर से लेकर के, कि ताकि जब बरसात हो तो इस तरीके की स्थिति न पैदा हो। और इसकी सबसे बड़ी जवाबदारी, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो बीएमसी इसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, पैरों पर पैर रखकर बैठती है और राजनेता के जो करीबी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर काम करते हैं, जिसका बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया मुरारी की आखिर बीएमसी काम क्यों नहीं कर रही है? ठेके पर ये चीजें दे दी जाती है, आखिर खुद वो इस तरह से क्यों नहीं चीजों को संभालती है? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और हमने उसकी तस्वीरें हर बार देखी है। ये तो पहली बारिश है मानसून की, आगे 2-3 दिन के लिए और भी अलर्ट जारी किया गया है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। पहली बारिश में ये स्थिति है तो आगे क्या हाल होगा मुंबई का? लोग किस तरह से परेशान होंगे, ये कोई समझ नहीं रहा है। देखिए, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आने वाली बरसात जो है वो किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि पहली बरसात महज 2 से 3 दिन की जो बरसात की चेतावनी थी उसके बावजूद भी इस तरीके के हालात हुए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सप्ताह भर की बरसात मुंबई में होगी तो उस तरीके के हालात होंगे। 2005 में जिस तरीके के 26 जुलाई की बरसात अगर लोगों को याद होगी तो उस तरीके की तस्वीरें इस साल देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गटर नालों की साफ सफाई नहीं हुई है और इसी का नतीजा है कि इस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुस्कान। मुरारी, जनता का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, हर साल जिस तरह से जनता परेशान होती है, ट्रेन भी बंद हो गई है, कई इलाके इस तरह से ब्रेक लग गया है रफ्तार पर, और मुंबई में इस तरह की स्थिति हर बार देखने को मिलती है जहां पर जनता की जो रफ्तार है उसको ब्रेक लग जाती है, वाहन नहीं सड़कों पर दौड़ पाते हैं, मात्र कीड़े की तरह सिर्फ पानी में रेंग रहे होते हैं। जी मुस्कान, जो तस्वीरें कल देखी गई थी, कल शाम में, चाहे वो हिंद माता की रही हो, दादर की रही हो, कोलाबा की रही हो या फिर चेंबूर, वड़ाला, मुलुंड की तस्वीरें रही हो, रोड अपने घरों में जाने के लिए पानी, कमर भर पानी में डूबकर अपने घरों तक पहुंच रहे थे। तो हालात बद से बदतर बन चुके थे और अगर समय रहते महानगर पालिका ने गंभीरता नहीं लिया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सरकार इस मामले में अहम भूमिका निभाते हुए मुंबई के तमाम समुद्री किनारों पर व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त कर दी है। यहाँ तक कि एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है कि कहीं कोई आपदा हो तो उसे तुरंत राहत पहुंचाया जाए। लेकिन जो ये छोटी लापरवाही है, कह सकते हैं कि जो घर की लापरवाही है, इसका खामियाजा कैसे पूरा किया जाएगा और इसी का नतीजा है कि हालात बिगड़ रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुरारी, आपके पास कुछ लोग आपकी तरफ से निकल रहे हैं, आप कोशिश करिए उनसे बात करने की। सवाल सबसे बड़ा उनसे यही है कि आखिर बीएमसी क्या कर रही है, क्योंकि जब स्थिति ऐसी देखने को मिलती है लोग तो बीएमसी के पास जाएंगे, सबसे बड़ी नगर पालिका है वो, नगर निगम सबसे बड़ा है, और वही जब चीजें नहीं संभाल पा रहा है तो आखिर शिकायत किससे की जाएगी और क्या उनके सवाल रहेंगे?
ठीक है, आप कोशिश करिए उनसे जुड़ने की, लेकिन मैं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक लिए रुकूंगी। तब तक आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख संवाददाता का कर लेते हैं। मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले कहा था आपसे, आप कोशिश करिए लोगों से बात करने की। तब तक के लिए सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिर बीएमसी कॉन्ट्रैक्ट पर चीजें दे देती है, वो खुद क्यों काम नहीं करती है? सबसे बड़ी नगर निगम है, सबसे बड़ा उसको कहा जाता है, आर्थिक राजधानी में वो है। उसके बाद भी आर्थिक राजधानी की जब ऐसी स्थिति होगी तो आखिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? जी मुस्कान, ये कहना गलत नहीं है कि बीएमसी जिस तरीके से काम करती है, आम नागरिकों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन में जो किल्लत हुई है, अगर उनकी माने तो साफ तौर पर यही कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था, सारी चीजें बंद थी, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका रोड से लेकर गटर का काम क्यों नहीं कर ली? अगर मुंबई खुली होती, आवागमन चाहती, काम करने में उन्हें तो निकल रहे थे और कैसे इतना ज्यादा समय मिला उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की गई, तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनपा किस तरीके की लापरवाही कर रही है। और देखिए मुरारी, फिलहाल कुछ समय से लॉकडाउन था मुंबई में, उस समय बीएमसी के पास बहुत ही समय था, ना लोग सड़कों पर आ रहे थे, काफी समय था जिसकी वजह से वो काम कर सकते थे। हमें भी पता है कि मानसून आना है, बीएमसी को भी पता है, तमाम बार यही स्थिति होती है। देखिए यहाँ पर जीता जागता प्रमाण है जो जयकुमार का मेट्रो का काम चल रहा है। पूरे लॉकडाउन के बीच में मेट्रो ने बहुत तरीके से काम खींचा और इतनी तेजी से काम किया। बिल्कुल, मेट्रो का दिख गया है देखिए सरकार को, लेकिन बीएमसी को ये नहीं पता है कि किस तरीके से मानसून आने के बाद स्थिति को संभालना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लग गई है। भारी बारिश के कारण एक बार फिर से बीएमसी के तमाम दावों की, बीएमसी मनपा के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक बार फिर से मुंबई पानी पानी हो गई है। ये वो सड़कें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार वाहन रेंगते थे, लेकिन अब ये समुद्र में तब्दील हो गई है ये सड़कें। यहाँ से वाहन नहीं रेंग पा रहे हैं, बीच बीच में फंस रहे हैं वाहन, कई बार पानी लग के वाहन खराब भी हो जाते हैं और काफी परेशानियां लोगों को आ रही है। लोग पहले तो कोरोना से, लॉकडाउन से काफी परेशान थे और इस बीच इस बारिश ने तमाम दावों की पोल खोल दी है। मॉनसून की पहली बारिश है, अभी तो मॉनसून ने दस्तक ही दी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने आगे रेड अलर्ट भी जारी किया है मुंबई को लेकर। मुंबई सहित कोंकण में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के चलते एनडीआरएफ की 5 टीमें हालांकि तैनात कर दी गई है, लेकिन मुंबई की तस्वीरें क्या देखने को मिलेगी मानसून की बारिश से, वो हर बार की तरह ही होगा। ये तस्वीरें कुछ नई नहीं है, हर बार जिस तरह से मुंबई पानी पानी होती है, ये भी इस बार वही तस्वीरें सामने आ रही है। लोग एक बार फिर से पानी में बह रहे हैं, कीड़े की चाल से वाहन रेंग रहे हैं। भारी बारिश के चलते आफत की आसमानी बारिश बरसी है एक बार फिर से। सिर्फ यही नहीं, लगातार जिस तरह से बारिश बरसी है उसको लेकर कई बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई है और अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कोई नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई घटनाएं हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति रही, बीएमसी नहीं संभाल पाई स्थिति को, तो एक बार फिर से ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। मुंबई में
मालवानी इलाके में 4 मंजिला इमारत बारिश की वजह से ढह गई है। जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई उस वजह से 4 मंजिला इमारत ढह गई है। और इतना ही नहीं, बीएमसी का खुद का बयान आया है, बृहन मुंबई नगर निगम का खुद का ये बयान आया है कि आसपास की 3 इमारतें भी खतरनाक स्थिति में है और उन्हें खाली करा लिया गया है। फिलहाल इस पर मुंबई नगर निगम ने कार्रवाई की है और उन्हें खाली करा लिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के अनुसार शहर में भारी बारिश के कारण ये इमारत ढही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अब आगे की बात करेंगे। मालवानी इलाके का जो ये मामला सामने आया है, 4 मंजिला इमारत जो ढह गई है, उसको लेकर बात हम करेंगे। मुंबई में जिस तरह से मूसलाधार बारिश बरसी है उसको लेकर 4 मंजिला इमारत ढह गई है, जिसकी वजह से फिलहाल अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें 11 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मलबे में कई लोग दबे हैं, जिसकी वजह से ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 15 लोगों को मलबे से निकाल भी लिया गया है, रेस्क्यू उनका कर लिया गया है और अस्पताल में उन्हें भर्ती भी करा दिया गया है, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आसपास की 3 इमारतें भी खतरनाक स्थिति में हैं, जर्जर स्थिति में वो हो रही हैं और इस तरह की बारिश होती रही तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। बता दें कि ये जो इमारत ढही बुधवार रात की ये बात है। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। चलिए, मालवानी इलाके से ही सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता लाइव हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से ये इमारत ढही है उसको लेकर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर है? देर रात करीब 11:10 से यह हादसा हुआ। हालांकि रिपोर्टिंग कुछ देर बाद हुई थी, उसके बाद लगातार मुंबई महानगर पालिका, स्थानीय पुलिस, मालवानी पुलिस यहाँ स्थान पर मौजूद है। जिस तरह से जानकारी मिली है कि बीएमसी ने ट्वीट कर जानकारी दिया कि अब तक जो है 11 लोगों की मौत हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल स्पॉट पर मौजूद है। जिस तरह से तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के अलावा लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगा है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो हादसा हुआ था वो एक बिल्डिंग जो है, दूसरी बिल्डिंग तो नहीं कर सकते, 3+1 जो है स्ट्रक्चर था और उसके सामने 2+1 स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर गिर गया। लिहाजा 11 लोगों की मौत का जो मामला सामने आया वो कहीं कहीं बेहद दुखद और मालवनी का इलाका है, काफी जो है घना इलाका माना जाता है। काफी लोग यहाँ रहते हैं, एक के बाद एक जो है कटा हुआ जो स्ट्रक्चर वो घर बना हुआ है। लिहाजा इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो काफी लोगों को नुकसान होने की आशंका है। सर, थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कि अब तक का क्या रेस्क्यू ऑपरेशन है? अभी तक 11 लोगों का हमको हाल पता चला है और वो भी और कब तक ये मलबा हटने की उम्मीद है? अभी क्या किसी और की मिसिंग होने की अभी खबर है? कोई और मिसिंग इस तरह इतना बोला उतना ही, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जाहिर तौर पर देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि मलबा हटाने का लगातार काम जारी है। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम देर रात से ही लगातार लगी हुई है और जो लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से मलबे को हटाया जाए। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है बीएमसी के तमाम हॉस्पिटलों में लोगों का इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं, जिस तरह से तमाम टीमें काम पर लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की भी टीम काम पर लगी हुई है। उनसे भी कोशिश कीजिए बात करने की कि फिलहाल मलबे की जो स्थिति है वो कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। मलबे में कितने लोगों को अभी तक फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम रूप में चल रहा है। हालांकि बीएमसी और फायर की जो टीम है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, मलबे हटाने का काम जारी है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं कहीं भाव है, क्योंकि काफी एक ही परिवार की जानकारी में करीब 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें तमाम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि लोगों का जो कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि स्थिति अचानक बिगड़ गई, लेकिन आसपास के लोगों ने फिलहाल राहत और बचाव काम में लगे। लेकिन उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम मुंबई पुलिस स्पॉट पर पहुंची और लगातार जो है उसके रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी किया। बयान भी दिया है अपना कि आसपास की 3 इमारतें जो हैं वो भी काफी जर्जर स्थिति में आ रही हैं और वो भी कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो जो आसपास की इमारतें हैं वहां से खाली उन्हें करवा लिया गया हालांकि, लेकिन जो साथ में लोग रह रहे हैं वो किस तरह से खौफ में है, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो कई बार मुंबई में देखी गई है। देखिए करिश्मा, मालवनी इलाका काफी घना इलाका माना जाता है, काफी बड़ी आबादी, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में इलाकों को खाली करवाना थोड़ी सी मुश्किल की बात जरूर है, लेकिन आसपास के जो घर से उनको जायज तौर पर खाली करवा लिया गया है। लेकिन जिस तरह से स्थिति लगातार नजर आ रही है, ऐसे में बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते जो पूरे दिन बारिश हुई थी उसको लेकर यह पूरा कहीं मामला और घटना घटी है, जिसको लेकर जो है बीएमसी और मुंबई पुलिस लगातार असली अंजाम दे रही है। मुंबई पुलिस के तमाम जो अधिकारी और मनपा के तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी भी काम जारी है। लोग लगातार जो है लोगों को कहीं बाहर सुरक्षित निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि आसपास का जो घर है वो भी प्रभावित हुआ है। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि आसपास का जो घर है वो भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक घर है दूसरे के घर के ऊपर है। तो जाहिर तौर पर रात का वक्त था, उस वक्त लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। 11-11:15 बजे के आसपास की घटना है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ सत्यप्रकाश। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे और उसके बाद जानकारी आपसे लेते रहेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, मानवानी इलाके से, जहां पर इमारत 4 मंजिला ढही थी, वहीं से वो लाइव कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल आखिरी के समय में चल रहा है, तो कितने समय में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और आगे की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हमने आपको पूरी तरह से दिखाई है किस तरह से फायर ब्रिगेड और मनपा प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। मुंबई पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संवाददाता ने भी तमाम बातें पुलिस अधिकारी से भी की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब आखिरी समय में चल रहा है। यानी कि खुशी की खबर ये है कि जो आंकड़ा है मौतों का वो अब बढ़ने वाला नहीं है, और हालांकि मलबे में पूरी तरह से जो भी लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है। 15 लोगों को वहां से निकाला गया है और 11 लोगों की मौत और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ की 3 इमारतें भी जर्जर हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इमारत जो ढही है उससे आसपास के भी इमारतों पर काफी संकट आया है, जहां से लोगों को निकाल लिया गया है। भीड़ भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB